नमस्ते। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक तरफ हम उस सामाजिक और कानूनी ढांचे को समझेंगे जो हमारे बुनियादी ढांचे का निर्माण करने वाले मजदूरों की सुरक्षा करता है, और दूसरी तरफ हम उस गहन तकनीकी ज्ञान की गहराई में उतरेंगे जो एक शीट मेटल वर्कर यानी धातु का काम करने वाले कारीगर को चाहिए होता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ हथौड़ा चलाने की बात नहीं है, बल्कि एक कमाल की सटीकता और कौशल का खेल है। तो आइए बिना देर किए आज की चर्चा की रूपरेखा देख लेते हैं। पहला, प्रवासी श्रम का विनियमन। दूसरा, शीट मेटल ट्रेड। तीसरा, मापन और लेआउट। चौथा, कटिंग और ड्रिलिंग। पांचवा, आकार देना और फोर्जिंग। और अंत में छठा, क्लैंपिंग और होल्डिंग। चलिए शुरू करते हैं। खंड 1, प्रवासी श्रम का विनियमन, निर्माताओं की सुरक्षा। अब मशीनों और औजारों की तकनीकी दुनिया में जाने से पहले उस सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है जिसमें हमारे कारीगर काम करते हैं। जब हम प्रवासी श्रमिकों की बात करते हैं तो 1979 का अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी ढाल बनकर सामने आता है। ये कानून उन कामगारों की स्थितियों को मान्यता देता है और उन्हें रेगुलेट करता है जो अपने राज्य की सीमाएं पार करके हमारे शहरों और इमारतों को खड़ा करते हैं। असल में ये उन हाथों को कानूनी सुरक्षा देने का एक बेहतरीन प्रयास है जो सचमुच हमारी दुनिया का निर्माण करते हैं। खंड 2, शीट मेटल ट्रेड, भारत स्किल्स परीक्षा। कानूनी ढांचे की बात तो हो गई, अब जरा इन कारीगरों की तकनीकी ट्रेनिंग पर नजर डालते हैं। ये जानकर वाकई हैरानी होती है कि इन श्रमिकों से किस तरह की तकनीकी समझ की उम्मीद की जाती है। अगर हम अखिल भारतीय व्यापार परीक्षण यानी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के फर्स्ट ईयर शीट मेटल वर्कर के एग्जाम पैटर्न को देखें तो ये काफ़ी दिलचस्प है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह परीक्षा द्विभाषी है, यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। यह हमारे देश के विशाल और विविध ट्रेनिंग नेटवर्क की एक शानदार झलक है, जहां भाषा कभी भी तकनीकी शिक्षा के आड़े नहीं आती। खंड 3, मापन और लेआउट, सटीकता सबसे पहले। अब हम वर्कशॉप के अंदर आ गए हैं। धातु को काटने या मोड़ने से पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है मापन और लेआउट, क्योंकि हर परफेक्ट कट की शुरुआत एकदम सही नाप तौल से ही होती है। यहाँ एक छोटा सा चैलेंज है, जरा इस उपकरण के चिह्नित हिस्से को पहचानने की कोशिश करते हैं। क्या एक फर्स्ट ईयर शीट मेटल वर्कर की तरह इसे पहचाना जा सकता है? और सही जवाब है ब्लेड। ये L² का ब्लेड है। इस टूल की सबसे खास बात यह है कि इसका आकार इसके टंग और बॉडी की लंबाई से तय होता है। देखने में भले ही ये एक साधारण सा टूल लगे, लेकिन ये सारे काम की नींव रखता है। अब जरा इन दो मापन उपकरणों की तुलना करते हैं। एक तरफ वर्नियर कैलिपर है जिसका लंबा बीम सटीक माप के लिए इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी तरफ एक गोलाकार स्टैंडर्ड वायर गेज है जिसमें अलग अलग स्लॉट बने होते हैं। ये दिखाता है कि वर्कशॉप में काम आने वाले उपकरण कितने अलग अलग तरह के और अनोखे हो सकते हैं। पर जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनकी सटीकता। मीट्रिक माइक्रोमीटर जैसे उपकरण का लीस्ट काउंट यानी न्यूनतम गणना सिर्फ 0.01 मिलीमीटर होती है। जरा सोचिए, यह इंसान के बाल की मोटाई से भी कम है। इतनी भयंकर सटीकता ही एक साधारण लोहे के टुकड़े को एक परफेक्ट मशीन पार्ट में बदल देती है। खंड 4, कटिंग और ड्रिलिंग, धातु को भेदना। माप लेने के बाद अब वक्त है सख्त धातु को काटने और उसमें छेद करने का। वर्कशॉप का ये चरण सच में बहुत अहम होता है। तो चलिए एक और दिलचस्प सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस ड्रिल बिट पर जो घुमावदार हिस्सा चिन्हित है, क्या उसका नाम याद आ रहा है? बिल्कुल सही, इसे फ्लूट कहते हैं। इसका काम ड्रिल करते समय धातु के बुरादे को बाहर निकालना होता है। और एक बहुत ही तकनीकी बात जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, ड्रिल का व्यास यानी डायमीटर सिर्फ फ्लूट से नहीं बल्कि उसके लैंड वाले हिस्से से मापा जाता है। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो एक प्रो को नौसिखिए से अलग करती हैं। कटिंग के लिए भी कई तरह के टूल्स होते हैं, जैसे गिल्बो शेयर जिसे यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन शेयर भी कहते हैं, या फिर वो जाना माना क्लासिक हैकसॉ जो आर्म कटिंग के काम आता है। और हाँ, सतह से एक्स्ट्रा मटेरियल हटाने के लिए रास्प कट फाइल जैसे खास टूल्स का ज्ञान होना भी एकदम जरूरी है। खंड 5, आकार देना और फोर्जिंग, अपनी इच्छा से मोड़ना। कटिंग के बाद भारी काम शुरू होता है। यहाँ धातु को कारीगर अपनी जरूरत के हिसाब से आकार देता है, जिसके लिए कुछ खास ट्रैकिंग टूल्स यानी प्रहार करने वाले उपकरणों की जरूरत होती है। यहाँ फिजिक्स और मटेरियल साइंस का कमाल देखने को मिलता है, जैसे एक सेटिंग हैमर जिसके 3 सिरे ब्लेंडेड होते हैं। ये धातु पर खास धार बनाने के काम आता है। दूसरी तरफ मैलेट होता है जो सख्त लकड़ी का बना होता है।
इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब धातु को मोड़ना तो हो, लेकिन सतह पर कोई खरोंच या निशान ना पड़े। हर औजार का अपना एक फिक्स काम है ना? हथौड़े की बनावट को समझना भी अपने आप में एक साइंस है। इसके ऊपरी हिस्से को पीन कहते हैं। एक सच्चा प्रोफेशनल सिर्फ इसे हथौड़ा कहकर काम नहीं चलाता, उसे पीन, फेस, चीक और आई होल के बीच का सटीक अंतर पता होता है। अब इन स्टेक्स पर गौर करते हैं। ये एक तरह के विशेष निहाई या एनविल होते हैं। एक हैचेट स्टेक और बीक आयरन स्टेक की ज्यामिति यानी शेप बिल्कुल अलग होती है। धातु की शीटों में मुश्किल घुमाव या कोने बनाने के लिए इन्हीं अलग अलग आकृतियों का इस्तेमाल किया जाता है। सच कहूं तो ये शुद्ध ज्यामिति है जो धातु पर उतारी जा रही है। खंड 6 क्लैंपिंग और होल्डिंग, एक मजबूत पकड़। अब जब धातु पर इतना भारी बल लगाया जा रहा है तो उसे अपनी जगह पर फिक्स रखना भी उतना ही जरूरी है। भारी ताकत के लिए एकदम अटल स्थिरता चाहिए होती है। जरा इस चपटे से टूल को देखिए, इसे फिंगर टाइप क्लैंप कहते हैं। जब वर्कपीस पर काम हो रहा होता है तो उसे कसकर पकड़े रखने के लिए इसका एक खास डिजाइन बहुत काम आता है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग होल्डिंग टूल्स होते हैं। छोटे और बारीक काम के लिए पिन वाइस, भारी मशीन ड्रिलिंग के लिए मशीन वाइस, हाथों से काम करने के लिए हैंड वाइस और चूड़ियां बनाने वाले टूल को पकड़ने के लिए टैप रिंच। अगर जॉब अपनी जगह से हिलेगा तो सारी की सारी सटीकता धरी की धरी रह जाएगी। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है। सामाजिक सुरक्षा के कानूनों से लेकर माइक्रोमीटर की 0.01 मिलीमीटर की सटीकता तक का यह सफर वाकई शानदार है। अगली बार जब भी किसी शानदार इमारत में कोई परफेक्ट मेटल डक्ट या डिजाइनर पैनल दिखें तो क्या हम सिर्फ उस धातु को देखेंगे या फिर उस कामगार की मेहनत, उसकी तकनीकी समझ और उस कानूनी व्यवस्था को भी पहचानेंगे जो इस निर्माण को संभव बनाती है। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखते रहिए।